हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता 48 घंटों में हुकूमत ने तकरीबन कोई 1800 अफराद को गिरफ़्तार किया है। ये गिरफ़्तारियाँ जो हैं उन मुज़ाहरों के बाद हुई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आसिया बीबी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में हुए। अब मज़े की बात इसमें यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं, बल्कि मिनिस्टर फॉर स्टेट शहरियार आफरीदी, उनका ये कहना है जो लोग हमने पकड़े हैं ये वो लोग हैं जिनके बारे में तहरीक लब्बैक ने कहा है कि इन मिसक्रिएंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस्लामाबाद में भी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, कुछ गिरफ़्तारियाँ कराची में हुई हैं और इक्का दुक्का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं। ये मुज़ाहरे जब हो रहे थे तो ख़ासा क्रिटिसिज्म भी हुआ हुकूमत के ऊपर कि जनाब कैसे आपने कर लिए, लेकिन बहरहाल उन्होंने मुक़दमात दर्ज किए हैं और कहा है कि ATA के मुक़दमात होंगे एंटी टेररिस्ट एक्ट के। मगर अब हम जैसे बदख़ा जो हैं और जिनको हज़म नहीं होता कुछ भी, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब ये जो बगावत वाले जिन्होंने वो किया था या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी दी थी उनके खिलाफ क्या हो रहा है। छोटे लोगों की जो छोटे केसेस के बारे में क्या किया जाएगा? नहीं, मैं अच्छा नहीं, वो ये कह रहे हैं आप लोग ना ये पूरा चूँकि सेंसिटिव मामला है लिहाजा आज कोई सरकास्टिक ना हो मुझ समेत। हाँ देखें, बात यह है कि पहले एक माहौल बनाया जाता है, आतिशजनी, रक्शे को आग लगाई वगैरह गिरफ्तारियां करने के बाद, जब वो गिरफ्तारियां हो जाती हैं उसके बाद बड़े मामलात जैसे बगावत या जजों को कत्ल करने की धमकियां या फौज को उकसाना, तब उन पे जाके कहीं हाथ डाला जाता है। ठीक है। अच्छा, और उन्होंने कैमोफ्लाज इतना किया है हुकूमत ने कि कहीं तहरीक लब्बैक को असल स्ट्रेटजी का पता न लग जाए, तो पहले उन्होंने कहा कि भाई जी असी जिन्होंने असी गिरफ्तार कर रहे हैं उन्होंने तो कोई ताल्लुक तो नहीं, उन्होंने क्या कसम खुदा दी नहीं हैगा, तुसी आज़ाद हो। तो 1800 वो लोग हैं जो आप बता चुके हैं जी। अब अल्टीमेटली उन्हें इधर ही आना है। इसलिए कि तमाम लोग फवाद चौधरी समेत बिल्कुल इसी पेज पे हैं। क्या कह रहे हैं फवाद चौधरी? फवाद चौधरी उन्होंने तो बहुत दो टोक करो यार, कहाँ चौड़े हो जाए। सुनाए ये मामला ये कोई मज़हब की या वो मामला नहीं है, सीधा सीधा बगावत का मामला है। क्या रियासत को बगावत को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? कोई भी रियासत जो बगावत को नज़रअंदाज करती है वो बहैसियत रियासत उसमें उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाते हैं। लिहाजा बगावत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन की तौहीन की गई, पाकिस्तान के अवाम की तौहीन की गई, पाकिस्तान की सियासी, फौजी और जुडिशल लीडरशिप की तौहीन की गई, उस पर माफ़ी देना मुश्किल है। जी, ये तो थे फवाद चौधरी। लेकिन मुझे फवाद चौधरी से थोड़ी सी शिकायत है कि जब माहिदे में तहरीक लब्बैक ने कहा है कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत खां हैं, तो उसके बाद फिर इस तरह की गुफ्तगू सॉरी बोल दिया है यार। तो इसीलिए जो पीर अफजल कादरी साहब सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक के, उन्हें कहना पड़ा कि यहूदी बच्चे और कादियानी बच्चे बाज आ जाएं वरना हम किसी भी वक्त दोबारा कॉल दे सकते हैं, हमें किसी की परवाह नहीं है, फतह हक की होगी, बातिल जलील होगा। उन्हें ये कहना पड़ा, मजबूर कर दिया। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अब मसला ये है कि मुझे तो यार पीछे भी नहीं बर्दाश्त हो रही ना यार, तुमको मुझे पता है लब्बैक के खिलाफ कोई कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं बहुत कुछ नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अगेन ये बड़ा प्रोपेगेंडा। चले आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ छोटी सी, कि फैज़ाबाद धरने के बाद दर्जनों मुकदमात दर्ज हुए थे और उस वक्त तो तहरीक लब्बैक की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी हुए थे और जब मुआहिदा हो गया फिर भी वो मुकदमात चलाए गए और सारे कहते हैं कि जनाब ये मुकदमात बन जाते हैं तो अगर किसी आम आदमी पे बन जाए तो सारी ज़िंदगी वो जान नहीं छुड़ा सकता। ATA के मुकदमात के उनको गिरफ़्तारी भी होती है, ATA मैंडेटरी है, ज़मानत भी नहीं होती। ठीक है, तो जो खादिम रिजवी एंड कंपनी के ख़िलाफ़ केसेस बने थे कोई 250 से ज़ायद नवंबर 2017 में, उन केसेस को फाइनली अप्रैल में
हुकूमत ने खुद ये कहकर कहा कि जी हम ये केसेस वापस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इसमें हमें लग रहा है कि सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके लाएंगे कंचा प्रिंट, ताकि उसके अंदर कोई ऐसी शिक ना रह जाए कि तो फिर अप्रैल में अब ATA क्या करती, इंसदाद दहशतगर्दी, उन्होंने कहा ठीक है भाई अगर आप लेना चाहते हैं वापस तो विड्रॉ करें, लेकिन सही से फिर नहीं, लेकिन देखें अब ये दोबारा ना यार ये अपनी बातों पर आ गए हो तो मैं मुबश्शिर, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि यार वो है पुराने पाकिस्तान की बात, यकीनन नए पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि पर्चे कटें, गिरफ्तारियां हो और वो बंदे फिर छुट जाएं या उन पर उनका केस फॉल अपार्ट हो जाए। ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ शायद कोई 15-20 लाख बार देखा है, उससे ज्यादा मैंने नहीं। और जो कामयाबियां इस दौरान पिछले 2-3 दिन में हासिल की गई हैं, हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मसलन ये है कि खादिम रिजवी साहब का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल हो गया। अच्छा ये कैसे हुआ है, वो सब आपको पता है कैसे हुआ है? आपको मैं बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? अच्छा सर हुआ क्या है, क्योंकि मैं शरीन मज़ारी साहिबा बड़ी नाराज़ थी पिछले 3-4 दिनों से, बड़ी नाराज़ है ना, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल मैं जज्बात शेयर करता हूँ। वो कहती थी कि यार ये कैसे हो सकता है कि हमारे मुल्क में हमारी ट्विटर पर खादिम रिजवी साहब का ट्विटर अकाउंट एक्टिव है और वो लोगों को धमकियां दे रहा है, मतलब कौन सी चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है यार? हाँ, तो फिर उन्होंने ट्वीट किया और फिर बड़ी नाराज़ थी, उन्होंने कहा कि यार ये जुमे को मैंने PTI को कहा था या रेलेवेंट मिनिस्टर जो इसमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कहा था, या रेलेवेंट मिनिस्टर जो फवाद चौधरी साहब ही होंगे और कौन हो सकते हैं, पता नहीं, जो भी हैं, उन्होंने कहा था कि जी, और PTI ब्यूरोक्रेसी को जब बोला गया था, जब फाइनली वो हमारे सामने आए और उनको ये मैं टास्क दी, मैं वहां पे मौजूद था, अभी वो कह रहे हैं कि जी कैसे ये नहीं हो रहा, कैसे ब्लॉक नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक और ट्वीट आई कि मैंने अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से चेक की है और वो मुझे बता रहे हैं कि ट्विटर हमारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर रहे हैं। और उसकी वजह क्या है कि ट्विटर का जो रीजनल ऑफिस है वो भारत में, हाँ तो जाहिर है उसको आपको अच्छा। और दूसरी बात, अच्छा लेकिन ब्लॉक कैसे हुआ? हाँ, ब्लॉक कैसे हुआ? और ये आप बड़ा हैरान होंगे सुन के कि अगर आप सिंपली कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हैं ट्विटर के बारे में तो आपको ये पता लग जाएगा, जो शायद हमारे वुज़रा को नहीं पता, कि अगर बहुत सारे लोग इंडिविजुअल्स एक अकाउंट को रिपोर्ट करें, ठीक है, और रिपोर्ट करने के भी होती है डेथ थ्रेट्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, बड़ी कैटेगरीज होती हैं, मुझे हरासा किया जा रहा है व्हाटएवर, तो वो अकाउंट फिर ट्विटर ब्लॉक कर ही देता है, आर्जी तौर पर या परमानेंटली, वो डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम जो ट्विटर पर मौजूद है उन्होंने कहा कि यार बस बहुत हो गई है, हम ये अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि बड़ी मज़ेदार, बड़ी केयरफुली वर्डेड इंग्लिश ट्वीट्स भी आ रही थी। तो ये जो हुआ है ये हुकूमत की तरफ से मोस्ट लाइकली नहीं हुआ है, ना ही ये ट्विटर की तरफ से हुआ है, लोगों ने कंप्लेन की। अच्छा, अगर हम आवाम की बात करें तो शहरयार अफरीदी साहब ने एक बड़ी अपील किया आवाम को, क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपके पास जिन के पास जो है वजारत दाखिला ने मुल्क में हालिया मुजाहरों के दौरान तोड़ फोड़ से मुताल्लिक़ शिकायत सेल कायम किया है, शहरी मुजाहरों के नाम पर निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की वीडियोज़ और तस्वीर शिकायत सेल को इरसाल करें। शहरी, और ये नंबर दिया है 0315480011 पर वीडियोज़ और तस्वीर शेयर कर सकते हैं। अब अक्सर ऐसे निजी चैनल्स पे खासे वो व्हाट्सएप के चलते हैं कि अगर आप भेजेंगे तो आपकी वीडियो भी चलाई जाएगी, ऐसा ही कुछ है। अच्छा देखिए, बिल्कुल, लेकिन ये तो अच्छी अपीलिंग फॉर हेल्प इज वन गुड थिंग। ये है PID की ट्वीट, ठीक है ना जी, शहरयार प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, शहरयार खान अफरीदी साहब ने खुद भी ट्वीट किया कि ये जो अनोनिमस एलिमेंट्स हैं इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो बहुत एनोनिमस एलिमेंट्स हैं और मैं मानता हूँ कभी कभी वीडियो से तस्दीक करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अगर बंदा आता है और कहता है मेरा नाम पीर अफजल कादरी है और मैं सरबराह आला हूँ और मैं ये कह रहा हूँ, उसकी शनाख्त करना बड़ा मुश्किल होता है। खादिम रिजवी साहब भी आके कहें कि जी ये वाजिबुल कत्ल है, वो वाजिबुल कत्ल है, आपको कैसे पता कि ये बंदा खादिम रिजवी है? तो अफरीदी साहब, मतलब मैं भी पब्लिक हूँ तो हमारे पास भी बड़े वीडियोज़ हैं, आप बोले तो दस्ती आपका भाई आपको वो भी वीडियोज़ व्हाट्सएप कर सकता है ताकि आपके नोटिस में आए, बिकॉज आई एम श्योर के नोटिस में नहीं आए होंगे। जिसकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ वो ये है कि जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, यार मुझे तो PTI का ये फैसलाबाद का घंटा घर लगते हैं, हर चीज़ इनसे होके गुजर रही है आजकल, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की तारीफ़ की है कि उन्होंने बहरहाल एक तामीरी रवैया इख्तियार किया। जी। और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है शहबाज शरीफ, उन्होंने भी अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा, देखें जी हम चाहते तो फ़ायदा उठा सकते थे लेकिन हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया, हम PTI की तरह नहीं है कि पिछली दफ़ा वो धरना हुआ था फैज़ाबाद का तो उन्होंने सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी।
तो ये भी बताना एक दूसरे को जरूरी होता है ताकि ये रजिस्टर हो कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है जो कि मुल्क की तामीर है उसमें। अच्छा नहीं बात भी, लेकिन ये बात तो लेजिटिमेट है। देखिए उन्होंने फायदा उठाया था, इस दफा ऑपोजिशन से आपने ये रवैया नहीं देखा, विच इज अ गुड थिंग। हाँ आज एक और फटा हुआ है कौमी असेंबली में, शाजिया मरी साहिबा ने भी कुछ बातें की, तो फिर वहां पर एक तू मैं शुरू हो गई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन ये बड़ी मिनिमल बात है। बात हो रही थी अवाम की, तो मैं बस एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि जी हुकूमत का तो हमने रवैया देख लिया कि रियासत से मत टकराना, नहीं तो रियासत गायब हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, एंड देन यू आर ऑन योर ओन। तो लोग भी अग गए हैं यार मजाक के अलावा। और लोग कर क्या सकते हैं सर, ट्विटर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि प्लीज डीएक्टिवेट दिस अकाउंट, हाँ, और क्या कर सकते हैं कि जी पिटिशंस डाल सकते हैं, तो ये भी हो रहा है। change.org का नाम आपने कभी सुना होगा, वेबसाइट है, वहां पर लोग अक्सर पिटिशंस करते हैं, हाथी मारे जाने हैं, प्लीज बहुत बुरी बात है, आप कुछ कहें इसके बारे में। तो वहां पर एक पिटिशन आई है जो वो कह रहे हैं कि जी सारे जो तरीके लबैक के जो अलाउदेदार हैं वो जिम्मेदार हैं, उनको जेल में डालें, उनसे कॉम्पनसेशन लें, क्योंकि रोड बंद हुए हैं, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज तोड़ फोड़ वगैरह वगैरह। मैंने जब पिछली दफा चेक किया था सिर्फ 2 दिन हो गए इस पिटिशन को, अभी तक तकरीबन 90,000 लोगों ने इस पर साइन किया है। इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं पता। एक और जो चीज हो रही है वो है लीगल एड। मुबशिर ये भी थोड़ा सा बता, लॉयर्स हैं जो प्रो बोनो, जिन्हें प्रो पब्लिक लॉयर्स जो मतलब मुफ्त में उन्होंने कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने नंबर्स दिए और कहा है कि आप हमसे कांटेक्ट करें जिसने केस करना है। अब कितने लोग ज़ाहिर है पहुँचे हैं वो हम उनसे कल पता करके तो अपने नाज़रीन को भी बताएंगे। मैं इस सारी सूरत में, अच्छा मैं तो उनके नाम देने से भी डर रहा हूँ, हाँ, जो ये वकीला हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं नहीं जिम्मेदारी लेना चाह रहा यार। आसिया बीबी के वकील ने अब से थोड़ी देर पहले नेदरलैंड्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाँ, और उन्होंने ये कहा है कि मैं आज, अच्छा आसिया बीबी का वकील नेदरलैंड्स पहुंचे कैसे हैं पहले, हाँ, ये तो बता देना यार। इसलिए कि वो उन्होंने कहा कि मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे आसिया बीबी के फैसले के बाद और मुझे जाना पड़ा मुल्क से, और वो अपने फैमिली को लेकर के गए हैं, जाहिर है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है, ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इस बात की उम्मीद है कि आसिया बीबी को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि वो मिले 8 अक्टूबर को आसिया बीबी के साथ, तो कह रहे हैं कि मैं 2.5 घंटे बैठा और देन आसिया बीबी ने मुझे कहा कि मुझे ख्वाब आया कि जिसमें मुझे लगा कि प्रिजन के दरवाजे मेरे लिए खुल रहे हैं। अब आसिया बीबी क्योंकि एक अनपढ़ हैं उस तरह से वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना ख्वाब सुनाया जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया, और उसके बाद उन्होंने कहा जब खुलते हैं और मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो अचानक जो है ना दोबारा से वो गेट बंद हो जाते हैं। सिंबॉलिक। अच्छा और भी 2-3 बातें की हैं सैफुल मलूक साहब ने, एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक जी। बात हो रही है सैफुल मलूक साहब की, जो आसिया बीबी के वकील थे और अब उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। तो हस्बे मामूल जब ऐसी कोई खबर आती है तो आपको पता है कि सोशल मीडिया जहां पर दुनिया के सबसे दलेर लोग हाँ बैठे होते हैं, जैसे यू नो लवली बॉय 234 और पापा की प्रिंसेस अंडरस्कोर हार्ट 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 स्माइली फेस, यू नो टफ पीपल, तो वहाँ पर एक नैरेटिव शुरू हो गया है कि जी यार मैं तो बदसियासी जी के ये तो सारी है ही गेम इमिग्रेशन की जी, और आसिया बीबी को भी इमिग्रेशन ही चाहिए थी इसलिए 9 साल डेथ रो पर रही है ना सर, बड़ा नहीं सर काम करना पड़ता है, इमिग्रेशन आसान काम है आजकल। तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी सैफुल मलूक साहब भी देखो भाग गए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि पापा की प्रिंसेस अगर आप राशिद रहमान गूगल करके पढ़ लें या इस तरह की कोई चीज़ें पढ़ लें आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा उनको क्यों जाना पड़ा। उसके बावजूद सैफुल मलूक साहब ये भी कह रहे हैं कि जी अगर रिव्यू पिटिशन दर्ज होती है और इसकी हियरिंग होती है तो मैं वापस आऊँगा, लेकिन प्लीज़ मैं फ़ौज को अपील करता हूँ, फ़ौज को अपील कर रहे हैं कि मुझे फिर प्रोटेक्शन, फौज और फेडरल गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन दे, ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी फैमिली को, क्योंकि ये अब इनके माथे पर क्रॉस बन गया है टारगेट का फॉर एवर एंड एवर। कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि एक मजबूत फैमिली से हूँ, मजबूत इस वजह से मैंने वो प्रेशर बर्दाश्त कर लिए। उन्होंने कहा लेकिन पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए वकील होना जो है
नहीं, जुनैद हफीज गैर मुस्लिम नहीं है जिनकी राशिद रहमान को मारा गया था, बट पॉइंट इज कि इट्स द सेम फॉर एवरीबॉडी। मेरा एक सवाल है, आप दोनों से अब जो भी जवाब देना चाहे। एक ये भी नैरेटिव है ना कि जब भी आप कहते हैं कि यार देखो रियासत को कुछ तो करना चाहिए था, आखिरकार बगावत की बात हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, जजेस के कत्ल की बात हो रही है, सब सो रहे हैं आराम से, राइट? क्या आप लोग क्या चाहते हैं कि रियासत क्या करे? कि हज़ारों लोगों को कत्ल कर दे, खाना जंगी हो पाकिस्तान में, लाल मस्जिद हो पाकिस्तान में, क्या आप ये चाहते हैं? तो मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मुकम्मल तौर पर लाई डाउन करने और दस्तखत करने और कत्ले आम के बीच में भी कोई रास्ता होता है रियासत के पास? 20 तरीके हैं जिनसे रियासत जो है इस तरह की सिचुएशन टैकल कर सकती है। पहली बात तो ये है कि जब लोग किसी एक ख़ास स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे जमा होने शुरू होते हैं तो वो इंतज़ार करते रहते हैं, यार 500-600 जब हो जाएंगे ना तो उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर शुरू से ही उन्हें पता हो, ज़ाहिर है हुकूमत को पता होता है कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जो हर सूरत में ओपन रहनी चाहिए, तो वहाँ अगर आप ऑलरेडी आपको पता था कि क्या होने जा रहा है, पता था, कम से कम एक दिन पहले पता था, से पता था, तो वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उसमें आप ऑलरेडी बिठा देते हैं पुलिस, पैरामिलिट्री जो भी है कि यार इनको तो खोल के रखना है। पहली बात तो ये है ताकि कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात ये होती है कि लोगों को फौरी तौर पे एतमाद में लेना कि असल में फ़ैसला क्या आया है। आज 1 हफ्ता गुजर चुका है, मैंने कहीं भी तफसीलन ना मीडिया पे ना किसी वज़ीर के मुंह से ये सुना है कि फ़ैसले में बेसिकली किसने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। सिर्फ ये है कि फ़ैसला आ गया जी बरी करो। अच्छा, तो अब मसला ये है कि उस फैसले को अगर आप पढ़ें या उस फैसले को मीडिया वाले जहमत करके पढ़ के अगर उसके इक़्तिबासात चलाएं तो उससे अंदाज़ा होगा कि रैशनैलिटी, मज़हब क्या कहता है, क्या है डूज क्या डोंट्स, वो सारे के सारे उस फैसले के अंदर वो जो 60 सफ़े हैं ना उनसे ज़ायद उस पर कवर किए गए हैं बहुत खूबसूरती से। आप उससे इख्तलाफ करें, इत्तफाक करें, मुझे इससे मसला नहीं है। मसला ये है कि जिस पे सारा प्रॉब्लम है वो आदमी पढ़ तो ले, वो नाजिर को बता तो दे, उस पर डिस्कशन तो हो जाए ना। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिहाजा पूरी की पूरी एक हेजी सिचुएशन में हम। और कोई चीजें हैं जो रियासत कर सकती है क्या? क्राउड कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गोलियां चलती हैं या और भी तरीके हैं? दूसरा ये है कि जो ऐसा तो नहीं है कि 100% उलमा खादिम रिजवी एंड कंपनी के नैरेटिव जो है उसको बाई करते हैं। तो हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, वज़ारत मज़हबी उमूर का या जो बाकी लोग हैं, कि ऐसे उलमा जो कि एक मुख्तलिफ नैरेटिव रखते हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में, ऐसा नहीं कि कोई सरकारी और हैं भी सही जी, वो हैं और बहुत ही काबिल एहतराम हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग हैं, उनको आप लाएं, डिस्कशन में बिठाएं, ताकि एक आदमी जो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस साइड पे जाना है तो कम से कम उसे एक सम तो मिल सके। बिल्कुल सही, ये तो हो गई नैरेटिव की बात। ऑपरेशनली अब जो कमीशन बना हुआ है फैज़ाबाद धरने के ऊपर, देखिए फैज़ाबाद धरने पे भी कमोबेश हम यही बात कर रहे थे। वहाँ नून लीग की हुकूमत थी, उसने सरेंडर किया, इस दफ़ा PTI की हुकूमत है, उसने सरेंडर किया। काजी फ़ायज़ ईसा साहब उसके मेंबर है बेंच के, और उन्होंने धरने के जो ये चल रही है कमीशन, उन्होंने 2-3 चीज़ें पूछी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ठीक है स्टेट कहती है खून खराबा ना हो। उन्होंने कहा लेकिन ये फिर इसका जवाब कौन देगा कि जो अवाम है जो एक मुस्तकिल खौफ की फ़िज़ा में रहते हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? और वो लोग जो तोड़ फोड़ करते हैं, जो आइन और कानून को तोड़ते हैं और उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और लोगों की मूवमेंट रोकते हैं, यहाँ वो बच्चे और सारे वो आ गए और पुलिस के साथ भी हाथापाई करते हैं, तो उनके खिलाफ क्यों कुछ नहीं होता? तो ही सेड नोबडी इज़ पॉइंटिंग आउट द एलिफेंट इन द रूम, कि मतलब आप असल मसले को छोड़ के आप दूसरी एजम्पशंस पे चले जाते कि जनाब ये हो गया वो हो गया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस सारे आप जो सप्लाई लाइंस हैं इनकी वो क्यों नहीं काटते? आप इनको कहाँ से डंडे मिलते हैं, इनको कहाँ से पैसे मिलते हैं? आप
जो एजेंसियों को सब पता है। लेकिन ISI ने जब वो दिया था पूरे की पूरी रिपोर्ट, उस पर उसके ऊपर भी कमीशन ने कहा था कि इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, आपकी ये एजेंसी का काम है कि वो पता लगाए और ब्लॉक करे। तो बात ये वही हम ये कहते हैं ना, जैसे हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से पहले होती है। तो आपने जैसे आपने बात की कि जब वो जमा हो रहे थे, एक थानेदार पहुंच जाता उस वक्त वहाँ इलाके का, उसी वक्त सेटिंग हो जाती है। हाँ, कि ये सिक्योर करना है एरिया, यहाँ किसी को नहीं आने देना, ये कितना बड़ा मसला। या और दूसरी बात एक और चीज होती है जो हमने 1000 दफा मुबशर आप देखा होगा कि जब आपको पता है कि ये मसला होना चाहिए, आपको पता है कि ये रिंग लीडर हैं, MPO नाम की एक चीज है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जिसके तहत आपने बहुत दफा देखा है कि बहुत सारे लोगों को उठाकर अंदर किया हो गया। मलिक रियाज को आधे वक्त तो MPO में ही अंदर करते थे कि जज तो उनको रिहा कर देते, कोर्ट केस तो बनता नहीं था। बिल्कुल। तो ये भी एक गेम है ना। बिल्कुल। और ये देखें मसला वही है ना कि हम चीज़ों लेसन्स नहीं लेते सिमिलरली, और ये इसमें कोई बिला तफरीक जमात, अच्छा, मतलब मैं आपको गर्म आलू एक दूसरे को करता है। जब फैजाबाद धरना हुआ था, कहाँ से चला था? लाहौर से चला था ना। बिल्कुल। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी ना, और उधर शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी। उन्होंने कहा यार इत्थों ते लंघो ना। नहीं बिल्कुल यार, पता है मुझे, पता है क्या लगता है, आई मीन थोड़े से एक अजीब एग्जांपल है, आई नो, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि जी तो अगर ऐसा नहीं करते तो फिर तो खून खराबा होता, ये होता, कितना बुरा होता। मुझे तो लगता है कि अगर वो 1965 में जिंदा होते और इंडियन टैंक लाहौर की तरफ आ रहे होते तो वो कहते कि नहीं जी अगर इनको रोकने की कोशिश की ना तो बड़ी खून खराब। नहीं तो इससे पहले की हुकूमतें जो है किस तरह क्राउड से डील करती थी यार, टीचर्स, डिसेबल्ड पर्संस, नर्सेस, स्टूडेंट्स, कितनी दफा देखा है। कितने मुझे बताएं कि अब तीसरे भी आ जाते पीपल्स पार्टी के ऊपर। जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ उसके बाद भी हमने ये रिएक्शन देखा कि रियासत बिल्कुल पीछे दबक के बैठ गई ना। उस दिन से जो पीछे हटी है, उसके बाद से आज तक मुसलसल स्लिपरी स्लोप पे है, यही हुआ ये। लेकिन घबराना नहीं है जी, ब्रेक ले लीजिए, आज घबराना नहीं है। 7 साल हो गए और रियासत का वही रवैया है। एक ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। गुफ्तगू ये हो रही थी पिछले सेगमेंट में भी कि क्या रियासत क्या कर सकती है, टोटल सरेंडर और जो है सख्त पूरी ताकत के इस्तेमाल के अलावा भी कोई तरीक़े हैं कि जिनसे काम लेके क्राइसिस को डिफ्यूज़ किया जा सकता है, बहरान को टाला जा सकता है। इसी तनाजुर में जो वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ हैं मोहतरमा शीरीन मज़ारी, उन्होंने एक ट्वीट सीरीज़ की जिसका लुब्बे लुबाब जो है वो ये है कि खून रेज़ी से बचने के लिए फ़रीक़ मुखालिफ की हर बात मान लेना नॉन स्टेट एक्टर्स को एक ख़तरनाक तरगीब देने के बराबर है, और इससे वो लोग जो पुरअमन मुज़ाहरों का जमहूरी हक़ है उसे इस्तेमाल करने पे यकीन रखते हैं, उनकी हक़ तलफ़ी और हौसला शिकनी होती है। रियासत की ज़िम्मेदारी है कि कानून और आइन का निफाज करे और बहरान के वक्त रियासती इदारों के साथ खड़े रहे। शीरीन मज़ारी ने आगे कहा कि बदकिस्मती से हम लोग तारीख़ का मुताला नहीं करते। ये जो दूसरी आलमी जंग है ये कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। क्या हुआ था कि आलमी जंग शुरू होने से पहले जो बरतानवी वज़ीर आज़म थे नेवल चैम्बरलैन, उन्होंने कहा कि ये जो हिटलर है ये बहुत ही ख़तरनाक इसके हैं, तो क्यों ना हम इसे खुश करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए इसको चेकोस्लोवाकिया का एक टुकड़ा पेश कर देते हैं, ताकि ये जो है मुतमईन हो जाएगा तो हम पे जंग नहीं आएगी, जंग मुसल्लत नहीं होगी। जी बिल्कुल। म्यूनिक अपीजमेंट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अपीजमेंट, और जब भी अपीजमेंट का लफ्ज़ आप अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है तो आपका जहन इमीडिएटली जाता है वर्ल्ड वॉर 2, नेवल चैम्बरलैन और म्यूनिक। इसको म्यूनिक एग्रीमेंट कहते थे। हुआ क्या, इसका तारीखी पस मंजर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हिटलर केम टू पावर और उसकी जो मतलब इलेक्शन कैंपेन में ही उसकी बात थी कि जी जितने भी इलाके हमारे से छीने गए हैं पहली जंग अजीम में उनको हम वापस लेंगे। तो राइनलैंड हुआ था, ठीक है, वो उसने वापस ले लिया, किसी ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फिर आगे गया, फिर उसने कहा कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी में भी जर्मन रहते हैं, ऑस्ट्रिया में भी जर्मन रहते हैं, तो ऑस्ट्रियन क्यों नहीं बेहतर होगा कि आप भी जर्मनी का हिस्सा बन जाओ। तो उसने पूरे ऑस्ट्रिया को टेक ओवर कर दिया, सब चुप रहे थे। फिर आखिरकार उसने कहा कि जी चेकोस्लोवाकिया का जो मुल्क है
उसमें एक इलाका है सुदेटनलैंड जहां पर जर्मन बोलने वाले मेजॉरिटी रहते थे। उसने कहा कि यार तारीखी तौर पर 1000 साल पहले ये हमारा हिस्सा था तो इसको हम वापस लेंगे। सब लोगों ने कहा कि यार ये तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, चेकोस्लोवाकिया एक पूरा मुल्क है यार, कभी आपका हिस्सा नहीं था, ये आप कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन क्योंकि पहली जंग अजीम को ख़त्म हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 20-22 साल हुए, यूरोप थका हुआ था यार, हम जंग लड़ कर आए, जिनको जैसे हम अभी कहते हैं ना कि हम तो अभी जंग खत्म नहीं हुई यार, आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो यार किसी तरह मुकमुका अभी तो लाल मस्जिद हुआ, अभी लाल मस्जिद, अभी फैजाबाद और ऑल ऑफ दैट, ठीक है, अजरबे अज़ब एंड सो ऑन। तो यार बस मुकमुका करो। तो म्यूनिक गया नेवल चेम्बरलेन, वहाँ पर मसोलिनी साहब भी थे, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी था, और वहाँ पर एक मुआहदा साइन किया कि यार ठीक है यार, हम चेकोस्लोवाकिया को संभाल लेंगे, तुम सिर्फ वो हिस्सा ले लो लेकिन बाकी मुल्क को आप तस्लीम कर लें। मतलब ठीक है, ये बोटी हम आपको दे देते हैं, अब आगे आप बकरा जो है मतलब सिर्फ आपने सिर्फ टांग खानी है, चेस्ट पीस को रहने देना भाई, ये ताकि मतलब मुर्गी उड़ तो सके या जो भी है। तो चेम्बरलेन साहब जब लैंड किए यूके में तो उसके हाथ में एक लिफाफा था, हमारा भाई है वो भी लिफाफे बड़े मतलब उसको अच्छे लगते थे। उसने कहा दिस इज पीस इन आवर टाइम। अच्छा हुआ क्या कि हिटलर को मैसेज बिल्कुल मुख्तलिफ मिला। उसने कहा कि यार ये लोग तो लड़ने के काबिल ही नहीं है, मैं धक्का देता हूँ ये गिर जाते हैं, धक्का देता हूँ ये गिर जाते हैं। उसने कहा कि ऐसी की तैसी उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया गड़बचू कर लिया। अच्छा फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पोलैंड पर हमला किया, क्योंकि बाकायदा ट्रीटीज थी फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड के बीच में, तो इनको ये मजबूर हो गए। अच्छा कितनी देर आपने बाई की? 1 साल भी नहीं, 1 साल भी नहीं, जिसमें हिटलर ने अपनी पूरी फौज तैयार करके रख ली। तो जब फ्रांस पर इन्वेजन हुई यूं गए, ठीक है। अच्छा जब वापस आया नेवल चेम्बरलेन तो लोगों ने बड़ा सराहा कि सर आपने जंग रोक दी, सर हम तो मरने वाले थे, हमारी एम्पायर तबाह हो जाती, सर आप तो मतलब तब्दीली आ नहीं रही, सर तब्दीली आ गई है। एक बंदा था उसने कहा कि नहीं बॉस ये सीन गलत है, और वो कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल। अब उसको आप अच्छा समझे बुरा समझे वो एक अलग बात है। और उसने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है यार, आजकल बड़ा अप्लाई करता है। ही सेड यू हैड अ चॉइस बिटवीन वॉर एंड डिसऑनर, you have chosen dishonor and you will have war। ये उसकी लाइन थी। अच्छा दूसरी चीज उसकी ये भी थी कि फिर जंग शुरू हो गई, ठीक है। तो फिर डनकर्क में क्या हुआ कि वो जो ब्रिटिश फोर्स गई थी वो सराउंड हो गई। उसने कहा यार हम तो तबाह हो गए, हम तो मर जाएंगे, हमारी पूरी फौज मर जाएगी। तो वहां से किश्तियों पर मच्छी की किश्तियों पर मतलब क्रेट पर बिठाकर लोगों को वहां से निकाला है, फुर्ती करो। अगेन ब्रिटिश प्रेस, सर व्हाट एन इवैक्यूएशन सर, क्या भागे, मतलब तारीख में कोई इस तरह नहीं भागा होगा जो आपने की, मतलब लॉन्ग लिव द क्वीन। तो उसका यही कहा था, इज लाइक यस इट इज अ वेरी गुड इवैक्यूएशन बट वॉर्स आर नॉट वन थ्रू इवैक्यूएशन। तो ये है बॉस के मसला, ये है, हम ये नहीं कह रहे कि कत्लेआम हो ऐसे। ये तो तुमने विलायती मिसाल दे दी ना। रोज देखता हूँ कि मेरे घर के बाहर जो मुर्गी बेचने वाला है उसका दड़बा सुबह भर जाता है और वो हर 5 मिनट बाद हाथ अंदर डालता है और एक मुर्गी बाहर निकाल देता है और बाकी मुर्गियां थोड़ा सा फड़फड़ाती हैं और साइड में हो जाती हैं और शाम तक वो दड़बा खाली हो जाता है। ऐसा ही बेसिकली यू कांट डिले द इनएविटेबल, अगर आप नहीं कन्फ्रंट करेंगे। और नहीं आप देखें, आप बिल्कुल आप कैंसर है आपको तो आप पैनाडोल खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका बाजू किसी ने काट दिया है और आप कहेंगे यार ये 2 सैनिप्लास्ट लो और चिपका दो, कोई मसला नहीं है, खून नहीं रुकेगा, खून नहीं रुकेगा, शो भी नहीं रुक सकता, इश्तिहारात भी नहीं रुक सकते। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लिया और फिर कुछ हल्का हो जाए ब्रेक के बाद। और अब कुछ इतने सीरियस किस्म के खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और मीठे में हमारे पास मीम्स हैं। आजकल बड़ा मज़ेदार दौर है कि दुनिया भर में जो कुछ भी हो जाए, जो किसी किस्म का भी वाक़या पेश आए, तो हमेशा कोई एक तस्वीर होती है उस वाक़ये से जुड़ी हुई जो वायरल हो जाती है। और पाकिस्तान के केस में ये जो पिछले दिनों में तोड़ फोड़ हुई है और रोड बंद हुए हैं, उसमें इन साहब की तस्वीर बड़ी वायरल हुई है। खड़े हुए हैं रिक्शे के सामने, रिक्शे को रोककर हाथ में
तलवार है इनकी। और क्योंकि पाकिस्तान में ये वाकया हुआ है और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहते हैं और हमारे से ज्यादा सरदार जी हैं कोई? नहीं सरदार जी नहीं है सर, उस पर आपको मैं पूरा बताता हूँ ये बंदा है कौन। मैंने इन्वेस्टिगेटिव काम किया आज, आप दंग रह जाएंगे। पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तानी रहते हैं और हम जुगट से तो हम परहेज नहीं कर सकते, तो जो भी बंदे की इस तरह की तस्वीर आ जाती है क्या होता है, मीम्स बननी लग जाती हैं। तो अब इसको शुरू करते हैं। और अगेन मैं आपको बताता हूँ ये बंदा कौन है। ये आज ही आपको तो सामने आज ही आया है ना, लेकिन इसकी बड़ी हिस्ट्री है जी। ये हमेशा जब भी हथियार निकालता है और हमेशा तलवार ही निकालता है, तो ये पाकिस्तान की खिदमत में निकालता है। अब मैं आपको एक्सपोज करता हूँ इनकी इनसाइड हिस्ट्री। तो पहली तस्वीर दिखाएं, यहाँ पर भी ये पाकिस्तान की खिदमत करने की ही कोशिश कर रहे हैं। ये देखें कोक स्टूडियो पर आए हुए हैं और मोमिना मुस्तहसिन को कह रहे हैं कि यार मैं आपको बता रहा हूँ ये कोको करीना के साथ तुमने ये हशर नहीं करना। वो एक और बात है कि मोमिना मुस्तहसिन ने इसकी बात नहीं सुनी और गार्ड्स को बुलवा के बेचारे को बाहर निकाल दिया और फिर गाने की गर्दन उतार दी, तलवार पीछे रख दी थी कि यार ये मेरे काम आएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ ये तो अभी की बात है, कोको करीना को तो मतलब एक महीना ही नहीं हुआ यार। ये बंदा 1960 से काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए नहीं। ये देखें जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचे थे अमेरिका का झंडा गाड़ने के लिए, तो हमारा भाई पहले से वहां पे था पाकिस्तान का झंडा हाथ में लिए हुए और तलवार भी थी कि तेरे झंडे को मैं गिरा दूंगा। और भाई की मतलब आप स्किल देखें कि स्पेस सूट भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वैक्यूम तो बहुत छोटी बात होती है। अच्छा, जहां भी पाकिस्तान खतरे में आए या कोई पाकिस्तान के बारे में बात करे, भाई वहां पे मौजूद होता है। जैसे एक दिन उसको उड़ती आई कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का नाम आपने सुना होगा वो सर, वहां पर अंडरटेकर नाम का एक बंदा होता था और आपको नहीं पता कि ये है बेसिकली रॉ का एजेंट। और उसने कोई बातें की पाकिस्तान के बारे में, हमारा भाई वहां पे भी आ गया कि ओए मैं तेनू और फिर वहां पर भी वही हुआ। बाद उसको ताबूत में बंद करके फेंक दिया। लेकिन एट हिज सोल ये आर्टिस्ट है। अच्छा, आर्टिस्ट है और वसत साहब आपकी तरह ये एक अदाकार भी रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आप तो फिर भी खुशकिस्मत रहे हैं, आपने नापा वापा में काम किया। हॉलीवुड में ना यहूदी लॉबी होती है। जैसे अब ये मैं आपको प्रूव करके देता हूँ कि स्टार वॉर्स की जो ओरिजिनल सीरीज थी उसमें लूक स्काईवॉकर का किरदार इन्होंने प्ले किया था। ये आप देख रहे हैं डार्थ वेडर के साथ, अपनी लाइट सेबर के साथ। लेकिन फिर जाहिर है कि लोगों को पता लग गया कि ये मुसलमान है, पाकिस्तानी है, तो जो यहूदी वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं इसको हटाओ और ये एक लूक स्काईवॉकर वाला CGI फोटोशॉप करके ना वो डाल दी। अनकट फुटेज मैंने अनकट फुटेज देखी है सर। लेकिन भाई हमारा मायूस नहीं हुआ, मायूस होना गुनाह है। और अभी भी हॉलीवुड में कोशिश कर रहा होता है। 300 आपने फिल्म देखी होगी। हाँ, वो बंदे हैं बड़ी मतलब बॉडी बिल्डिंग करके आते हैं, कोट पहन के, पता नहीं सर्दियों में क्या करेंगे ये लोग, वो एक अलग बात है। तो इस फिल्म में भी भाई ने भी बिल्कुल भाई पहुंच गया था फीता कटवाने के लिए इसकी तलवार इस्तेमाल। अब आई एम श्योर काफी इसके काम आ सकते हैं तलवार के। लेकिन मैं आपको एक और काम दिखाता हूँ, जैसे वीडियो गेम्स में तलवार बड़ी काम आती है, स्पेशली जब आपके खिलाफ जो प्लेयर है उसके हाथ में भी तलवार है। जैसे योशिमित्सु टेकन 3 में, अगर आपने कभी टेकन 3 खेली हो तो ये एक स्पेशल अनलॉकेबल कैरेक्टर है। वो एक PDS कोड आपको डालना होता है गेम के अंदर, फिर ये स्पेशल प्लेएबल कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है। लेकिन देखें इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और फ्रस्ट्रेशंस के बाद ना भाई आखिरकार कहा कि यार इस मुल्क में तो मेरा कुछ नहीं बन रहा। ये चले गए अमेरिका। उन्होंने कहा कि यार कौन सा ऐसा काम है जिसमें मुझे इतनी सॉलिड तलवार पकड़ने पर मुझे नौकरी मिल सकती है। तो ट्रंप जो हमारे भाई हैं, जो वैसे मुसलमानों को नहीं पसंद करते, उन्होंने इनको नौकरी दी। ये देखें मेलानिया जा रही है और वहां पर मरीन का गार्ड ऑफ ऑनर है और ये कह रहा है मैं तुम्हें दिखाता हूं जी तलवार कैसे पकड़ते हैं। अच्छा, यहां से फिर इसका ग्राफ ऊपर जाने लग गया क्योंकि चीन, आपको पता है चीनी जासूस ट्रंप पर बड़ी नजर रखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है ये बंदा। तो उन्होंने कहा कि यार ये ट्रंप अपनी जगह, हमें ये बंदा चाहिए। तो अभी जैसे हाल में वजीर आज़म इमरान खान, आपको पता है तारीखी दौरे पर गए हैं चीन, और वहां पर भी कादरी भाई हमारा आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर में कितना फिट आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ हालांकि इन चीनियों ने ये यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हमारा भाई लश लग रहा है यार, मतलब उठ के आती है उसकी तस्वीर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आप हरगिज़ ये ना समझे कि कोई PTI का बहुत बड़ा सपोर्टर है। इनफैक्ट बहुत बड़ा सपोर्टर है इमरान खान का, क्योंकि एक दफ़ा इसको कहीं उड़ती हुई खबर आई कि मुराद सईद ने इमरान खान के बारे में कुछ अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ज़रा ये देखें उसने मुराद सईद के साथ फिर क्या किया, आके मतलब मुंह पे पंच मारा, और वो भी वो लोहे वाला पार्ट नहीं होता तलवार का चिपटा हिस्सा। नहीं, आई मीन पागल नहीं है यार, क्या हो गया तुम्हें, कत्ल गारत पे आ जाते हो तुम हर दफ़ा। फाइनली डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी इतनी आ गई है कि सिंध असेंबली में अभी एक
करारदाद मंजूर हुई है कि जो 3 तलवार हैं, तलवार तो है लेकिन कोई तलवार उठाने वाला नहीं है, तो ये 3 तलवार की नई शक्ल अब ये होगी। लेकिन कुछ लोग जो मैं ख्याल है कि शायद मोदी साहब से बहुत मुतासिर है। आपको पता है कि मोदी साहब ने अभी एक बहुत बड़ी एक स्टैचू पटेल का पता नहीं कितना बड़ा स्टैचू, उन्होंने कहा कि यार पटेल बड़ा या ये भी पी से है लेकिन छोड़ो कादरी, तो हाँ वही जो भी है वल्ला ही। ये एक और तस्वीर है और ये अभी मॉडल है सिर्फ, अभी ये बना नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 तलवार और 3 तलवार की कामयाबी के बाद आपके सामने पेश है स्टैचू ऑफ ये। थैंक यू, वेरी गुड। ये मेरी कैप्शन अलग थी लेकिन आपकी बेहतर है। लेकिन एक सेकेंड, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ये जो तमाम तस्वीरें आपने देखी है ना जी, ये फेक है। आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, ये फेक है। और वो जो तलवार वाली तस्वीर है ना यार, वो भी फेक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि असल तस्वीर क्या थी। भाई को हम गलत समझ रहे हैं। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं प्लीज। और वो है कि यार ये देखो, ये तो बेचारा मतलब आइसक्रीम कोन खिला रहा था लोगों को यार। और आइसक्रीम कोन का साइज चेक करो भाई, अगर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नहीं है क्योंकि उसके पीछे भी यहूदी बैठे हुए हैं यार। मैं आपको बोल के थक गया हूं, आप समझते नहीं है। एक और सबूत ये भी है कि सिर्फ आइसक्रीम नहीं बेचते, ये गुब्बारे भी बेचते हैं। और बस स्टॉप पर दिखाएं तो सही सर प्लीज तस्वीर, ये देखें, क्योंकि बच्चे बसों में जा रहे होते हैं, बोर हो जाते हैं यार, तो गुब्बारे देने होते हैं। और आई एम सॉरी, एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और वो ये है कि असल में ये ही बंदा था ही नहीं वहां पे। अच्छा। और अब मैं नाजरीन आपके लिए और आप दोनों के लिए मैं असल जो यहाँ पर जो मुजरिम है उसको मैं बेनकाब कर रहा हूँ। देखिए ये है सर, ये शेख रशीद। अच्छा, शेख रशीद, यही चक्कर। तो बेसिकली यही है। चलिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि इन्हें धर लिया गया है सोशल मीडिया पे। अच्छा, धर लिया गया, मुझे कोई और बंदा लग रहा है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी फिर उसने अपने डिफेंस में यही तस्वीरें पेश की, मैं तो था ही नहीं धरने में, मैं तो गुब्बारे बेच रहा था और धरने वाले मुझसे गुब्बारे छीन के ले गए, तो मुझे तलवार उठानी पड़ी। आप देखें, हाँ, और मतलब अकेले और कैसे काटे जाएंगे अगर तलवार से नहीं काटे जाएंगे। और फिर उसने ये भी सबूत दिया कि मैं इमरान खान के दौरे में तो उनके हमरा था। हाँ बिल्कुल, नहीं मैंने अब एक्सपोज कर दिया ना। तो शेख रशीद, शहरियार अफरीदी साहब एक एनोनिमस एलिमेंट आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिया। अब ये बाकी काम आप पे, अब हम इतना ही कर सकते हैं, बाकी रियासत का काम है। हम शो को एंड कर सकते हैं। हाँ, आप करना तो कर सकते हैं। तलवार मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी एंड तो करना है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।